हेलो फ्रेंड्स, हम सभी हमारा पैसा बैंक में रखते हैं और कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ता है देन हम बैंक से लोन भी लाते हैं। लेकिन बैंक हमें इतना सारा पैसा देता कहाँ से है? क्या बैंक के पास कोई पैसा छापने का मशीन है या फिर उसके पास कोई जादू का खजाना है जो कि खुल जा सिम बोलने से खुल जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक कैसे काम करता है, वो पैसा कहाँ से लाता है, वो किसको पैसा देता है और वो जो अपना पूरा बैंकिंग का बिजनेस है वो किस तरह से रन करता है। आज हम किसी एक स्पेसिफिक बैंक के बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन पूरा बैंकिंग इकोसिस्टम को समझने का ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बैंक के बिजनेस को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो समझिए आपका एक दोस्त है, वो क्या करता है कि आपसे पैसा लेता है और उस पैसे को और एक किसी दोस्त को लोन के रूप में दे देता है और उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट खुद के पास रख लेता है और आपका 100 रुपया आपको लौटा देता है या फिर कुछ परसेंट इंटरेस्ट देके आपको लौटा देता है। तो यही होता है टोटल बैंक का बिजनेस। हाँ दोस्तों, बस इतना ही सिंपल कंसेप्ट चाहिए पूरे बैंक के बिजनेस को समझने के लिए। तो चलिए अभी इसी चीज़ को बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो बैंक में क्या होता है कि एक तरफ होता है डिपोजिटर और दूसरी तरफ होता है लेंडर। यानी कि एक तरफ होता है हमारे जैसे आदमी जो कि बैंक में जाके सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट में पैसा रखते हैं और दूसरी तरफ होता है इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस जो कि बैंक से लोन लेते हैं। तो बैंक बस ये दोनों के बीच में एक मिडिलमैन की तरह काम करता है या फिर यूं को तो एक ब्रिज की तरह ही काम करता है। तो जब भी हम पैसा रखने के लिए जाते हैं सेविंग अकाउंट में या फिर करेंट अकाउंट में, बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देता है, वो 3% हो गया या फिर 0% हो गया। और जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, बैंक हमें 10 से 12% के बीच में चार्ज करता है। तो ये जो 3% और 12% के बीच में जो गैप हो गया वो हो जाता है बैंक का प्रॉफिट यानी कि मुनाफा। तो 12% माइनस 4% जो 8% हो गया तो हो जाता है बैंक का प्रॉफिट। तो ये था पूरा सिंप्लीफाइड कंसेप्ट। अभी थोड़ा इस चीज़ को डेप्थ में देखते हैं। पहले समझते हैं कि बैंक कौन से तरीके से पैसा लाता है। तो बैंक का पैसा लेने का जनरली 2 तरीका होता है। एक हो गया वो हमारे जैसे नॉर्मल डिपोजिटर्स या फिर बिजनेसमैन से पैसा लाता है जो कि उसके करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा सेव करते हैं। और दूसरा हो गया बैंक आरबीआई से या फिर जो सेंट्रल बॉडी होता है, सेंट्रल बैंक का बॉडी होता है, उससे पैसा लाता है। तो बैंक हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो हमारे जैसे लोगों से ही पैसा ले, क्योंकि उसके बदले उन्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। समझिए, अगर आप एक करंट अकाउंट खोल रहे हैं और उसमें पैसा रखते हैं देन आपको बैंक 0% इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि लगभग कुछ भी नहीं दे रहा है। और अगर आप एक सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, जिन जो बड़े बड़े बैंक्स हो जाते हैं जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, वो 3 से 4% के बीच में आपको पैसा रिटर्न करते हैं या फिर इंटरेस्ट देता है। तो अगर वो आरबीआई से पैसा लाने के लिए जाता है उसको मिनिमम से मिनिमम 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कि आरबीआई हमेशा नोटिस निकालता है रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट कम हो गया। तो रेपो रेट ये चीज़ है। रेपो रेट का मतलब सिंपली ये है कि बैंक्स कितने परसेंट में आरबीआई से पैसा ला रहे हैं। तो रेपो रेट का ये सिंपल डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड, यानी कि बैंक पैसा लाने के लिए कितना पैसा पे कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है। तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि बैंक उस पैसे को हमें ही लेंडिंग में देता है या फिर किसी बिजनेस को लेंड करता है, यानी कि वो लोन के रूप में वो पैसा हमें देता है। तो इस चीज़ को अभी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जैसे इंडिविजुअल्स को लोन देना, एक हो गया बिजनेस को लोन देना। तो इंडिविजुअल्स को लोन देने को बैंक बोलता है रिटेल लोन, और जो बैंक बिजनेस को लोन देता है उसे बोला जाता है कॉर्पोरेट या फिर होलसेल लोन्स। तो रिटेल लोन में एक्चुअली क्या होता है कि उसका टिकट साइज, यानी कि एक लोन अगर आप ले रहे हैं देन उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख से लेकर 10 लाख या फिर कुछ हज़ार में भी लोन का साइज होता है। और बहुत सारे लोग ये लोन को लेते हैं और इसमें अगर आप डिफॉल्ट भी कर जाते हैं देन बैंक को उतना ज़्यादा लॉसेस नहीं होता। लेकिन जब कभी भी बैंक एक बड़े बिजनेस को लोन देता है वो बहुत ही बड़े अमाउंट में देता है, वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में देता है। अगर वो बिजनेस उसे डिफॉल्ट कर देता है देन बैंक को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए बहुत सारे बैंक्स बहुत सारे फिलोसॉफीज फॉलो करते हैं। कुछ बैंक्स ट्राई करते हैं कि उनका जो रिटेल लोन बुक है, यानी कि वो जो नॉर्मल आदमी को वो लोन दे रहे वो ज़्यादा हो, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। और कुछ बैंक्स जैसे कि येस बैंक हो गया और जो बड़े बड़े रिस्की बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका होलसेल लोन बुक में बहुत ज़्यादा पैसा, यानी कि वो ज़्यादातर बिजनेस को लोन देना प्रेफर करते हैं। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हाँ ये तो बहुत सिंपल है, एक आदमी से पैसा लो, एक आदमी को पैसा दो, उसमें जो बच गया वो आपका मुनाफा है। एक्चुअली चीज़ इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कोट है कि बैंकिंग का जो बिजनेस है वो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट बिजनेस में आता है। तो यहाँ पे डिफिकल्ट क्या है? तो बैंकिंग बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप एक से पैसा लो और दूसरे को पैसा दो। बैंकिंग का रियल मीनिंग ये है कि आप जो आदमी को पैसा दे रहे हो उससे पैसा लाओ।
क्योंकि इस आदमी को जिससे आप पैसा ले रहे हो उसको आपको इंटरेस्ट भरना ही है। लेकिन अगर वो आदमी जिसको आपने पैसा दिया है वो डिफॉल्ट कर जाता है, देन वो पूरा आपका ही लॉस हो जाता है। तो बैंकिंग का बिजनेस में सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, जिसको आप लोन दे रहे हो उससे पैसा लाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। और इसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया गया है जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बहुत सारे लोग इसीलिए जानते हैं कि वो मिर्ज़ापुर में बहुत ही कॉमनली यूज होता था। तो जो बैंक्स लोन देता है वो उनका एसेट हो जाता है। अगर आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में जानना है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल एपिसोड बना दूंगा। तो बैंक जो लोन देता है वो उनका एसेट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब वो एसेट परफॉर्म नहीं करता या फिर उससे उन्हें लॉसेस होना लगता है या फिर वो एसेट डूब जाता है, उसे बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और दूसरा हो गया NNPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो GNPA और NNPA में डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस होता है प्रोविजंस का। तो समझिए आपने आपके किसी दोस्त को पैसा दे दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो पैसा जल्दी रिटर्न नहीं आएगा, आपको लग रहा है कि वो दोस्त पैसा नहीं दे पाएगा, वो आपका पैसा लेके भाग जाएगा। तो आपने क्या कर दिया कि आप आपके अकाउंट से थोड़ा पैसा साइड में रख लेते हैं, ताकि आप जिससे पैसा लाए उसको पैसा दे सकते हैं। तो ये हो गया प्रोविजंस। तो बैंक को जब लगता है कि ये आदमी या फिर ये बिजनेस हमें पैसा नहीं दे सकता, इसके पास वो कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमें पैसा दे पाए, तो बैंक्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा साइड करके रख लेते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस उस बैंक को पैसा लौटा नहीं पाता तो उसको बोला जाता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और अगर बैंक उसके लिए पहले से ही प्रोविजनिंग यानी कि पैसा साइड में निकाल के रख लेती है, तो उसको माइनस करने के बाद जो निकल के आता है वो होता है NNPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जनरली अगर आपको कोई अच्छा बैंक सर्च करना है देन हमेशा ट्राई कीजिए कि उसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो वो 1 से कम हो, यानी कि वो बैंक अगर 100 रुपया दे रहा है देन 99 रुपीज़ उसके पास वापस आ रहा है। तो ये था टोटल बैंक का कॉन्सेप्ट। ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने का ट्राई करूँ। देन चलिए अभी इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि अगर आपको किसी बैंक को एनालाइज करना है देन आपको कौन से ऐसे 3 चीज़ देखना पड़ेगा। पहला हो गया कि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, यानी कि जहाँ से आप पैसा ला रहे वो बहुत ही कम होना चाहिए। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है कासा रेशियो। कासा रेशियो का मतलब है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, क्योंकि हमने देखा कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है उसमें बैंक को बहुत ही कम कॉस्ट में पैसा मिल जाता है। यानी कि करंट अकाउंट में आपको 0% देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट में आपको 3 से 4% देना पड़ता है। तो उसमें आपको बहुत ही कम कॉस्ट में पैसा मिल जाता है। तो जिस बैंक का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट बहुत ही अच्छा हो, यानी कि वो नंबर 40% या फिर 50% के आसपास हो, देन उस बैंक को बहुत ही कम कॉस्ट में पैसा मिल रहा है और जिसके वजह से इनका जो मार्जिन हो जाता है, जो इंटरेस्ट माइनस जो कॉस्ट ऑफ फंड हो जाता है, उसका जो मार्जिन हो जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जिसके वजह से बैंक का प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि बैंक का जो नेट NPA है वो 1 से कम हो, क्योंकि अगर बैंक पैसा दे रही है और वो पैसा वापस नहीं ला पा रहा है देन वो पैसा डूब रहा है, और अगर आप पैसा दे रहे हो और वो पैसा डूब रहा है देन आपका ही लॉस हो रहा है और अल्टीमेटली वो बैंक ऐसे करते करते शट डाउन हो जाए। जिसका एग्जाम्पल हम येस बैंक के केस में भी देख सकते हैं कि वो बैंक लोन दे रहा था लेकिन लोन वापस नहीं ला पा रहा था, जिसके वजह से वो पूरा बैंक ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ गया था। तो आप सर्च कीजिए कि बैंक का जो नेट NPA है वो 1 या फिर 1.5 से हमेशा कम हो। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बैंक का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, यानी कि बैंक जिसको लोन दे रहा है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में होना चाहिए। तो समझिए आप सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जो बाइक खरीदने के लिए जाते हैं। तो अगर किसी वजह से बाइक के सेक्टर में या फिर बाइक के सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई बड़ा चेंज आ जाता है, देन आपका पूरा का पूरा लोन खराब हो सकता है। इससे सिर्फ आप घर खरीदने के लिए पैसा देते हैं। तो अगर हाउसिंग मार्केट में कोई प्रॉब्लम आता है देन आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरह से अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही लोन दे रहे हैं देन उस सेक्टर में किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके बैंक को पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको एक अच्छा लोन पोर्टफोलियो मेंटेन करना है देन आपको हर सेक्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से लोन को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गया, हाउस डेवलपमेंट में हो गया, कार के लिए हो गया, बाइक के लिए हो गया, या फिर घर के लिए कोई सामान खरीदने के लिए लोन हो गया। इस तरह से अगर आप सारे सेक्टर में लोन दे देंगे देन आपको किसी एक सेक्टर में स्लो डाउन की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस कि बैंक पैसा कहाँ से लाता है, किस तरह से वो पैसे को स्पेंड करता है, बैंक का बिजनेस किस तरह से चलता है और क्या क्या वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको आपको देखना चाहिए एक बैंक को एनालाइज करते हुए। आई होप आप सभी लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।